नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा झा। जवाज देख रहे हैं आप। और 5 शहर 5 खबर में आज बात करेंगे सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ की, जिसको लेकर पहलवानों का घमासान सड़क से मंत्रालय तक पहुंच चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर किसको पीएम मोदी ने 10,800 करोड़ की सौगात दी है। फिर आपको एमएलसी चुनावी दंगल के बारे में बताएंगे। इसके बाद बात होगी जोशीमठ की, जिसको लेकर सीएम धामी एक्शन मोड में है। और आखिर में बात लखीमपुर खीरी हिंसा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो 5 शहर 5 खबर में आज की 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले तो भारतीय पहलवान लगातार दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कोच भी सालों से महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने WFI से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। धरना दे रही महिला पहलवानों को खेल मंत्रालय ने बुलाया है। वहीं WFI चीफ और सांसद ब्रजभूषण ने खेल मंत्री को फोन पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, एक भी आरोप सही निकले तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। मामले में दूसरी तरफ पहलवानों के समर्थन में फोगाट खाप उतर आई है और सर्व खाप महापंचायत बुलाई गई है। वहीं ये पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए जल्द से जल्द खेल मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन किया जा सकता है। तो अखाड़ा छोड़कर पहलवान फिलहाल धरने में हैं। WFI के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि सालों से WFI के अध्यक्ष महिला पहलवान खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता था और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। हालांकि ब्रजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो फिलहाल कुश्ती महासंघ अखाड़ा धरने का अखाड़ा बन चुका है। जंतर मंतर पर 30 से ज्यादा खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस धरने प्रदर्शन का दूसरा दिन है। लगातार खिलाड़ियों का, पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं ये खिलाड़ी। आपको बता दें, जंतर मंतर पर 200 से ज्यादा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, तो पहलवान खिलाड़ी आज भी दूसरे दिन धरना प्रदर्शन पर थे। गंभीर आरोप लगाए गए हैं WFI के प्रेसिडेंट पर, ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के। क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए पूजा, बिल्कुल देश के नामी पहलवान जो है 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर जाके, जहां उन्होंने कुश्ती के महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से ब्रजभूषण जो है कुश्ती के संघ के अध्यक्ष हैं और साथ ही उस तरीके का जो बयानबाजी उन्होंने दिया और कहा है कि इस तरीके के मुझ पर आरोप जो लगाए हैं तो मुझे जो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मुझे फांसी पर लटकाने के लिए तैयार हो जाना। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पहलवान काफ़ी 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो तो उसी के बाद में जैसे ही पहलवान का जो डेलीगेशन है आज दिल्ली में 4 लोग जो डेलीगेशन का लोग वहाँ मिलने के लिए, खेल मंत्री से मिलने के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनको सूचना मिलती और साथ ही उसके बाद जो है बयानबाजी शुरू हो जाती, क्योंकि काफ़ी भारतीय लोग वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पहलवानों ने कहा है कि राजनीतिक मंच नहीं है और साथ ही उस राजनीतिक लोगों को हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहलवानों का मंच है और पहलवान लोगों को हम जो है स्वागत करते हैं। जो पहलवान कल से जो है धरना प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर पे, तमाम पहलवान है, देश के नामी पहलवान वहाँ पहुंचे हुए हैं और पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी नितिन, पहलवानों के आरोपों पर कहा जा रहा है कि जल्दी जांच के लिए खेल मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन किया जा सकता है। क्या अब तक पहलवानों की तरफ से लिखित में कोई शिकायत दी गई है और क्या कुछ एक्शन लिया गया है WFI की तरफ से पहलवानों की शिकायत पर? ये देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से आज उनका खेल मंत्री से मुलाकात हुई तो खेल मंत्री से कहा गया, खेल मंत्री ने कहा है कि इसके लिए जो जल्दी से जल्दी जो कमेटी बनाई जाएगी और साथ ही उसी को देखते हुए जो तमाम खिलाड़ी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कुश्ती के महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण पे उस पर एक गंभीर आरोप लगाएं और ये कहा है कि उत्पीड़न का जो यहाँ पर बनाते हैं और साथ ही उसमें तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी आज पहुँचे हुए थे। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरीके की मुलाकात करके आज खेल मंत्री से तो वो कहीं ना कहीं जो उन्हें आश्वासन दिया और कहा है कि इसके लिए जल्दी से जल्दी जो कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी में जिस तरीके से
लोग इसका जो बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण को जो है यहाँ से अध्यक्ष पद से हटाया जाए, तो उसको देखते ब्रजभूषण ने भी ये कहा है कि मुझे जो आरोप लगाए हैं ये आरोप जो सिद्ध हो जाते हैं तो मुझे जो फांसी पर लटकाने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पहलवान काफ़ी इसमें घनी आरोप लगाए हैं, तो उसी को देखते हुए तमाम पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है वो जनता मंतर पर यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल नितिन, देखना होगा कि आखिर कब तक पहलवानों का यह धरना प्रदर्शन जारी रहता है और क्या कुछ कमेटी में निर्धारित होता है, कब इनको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के यादगिरी जिले में 10,800 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। पीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से कलबुर्गी, यादगीर और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलने वाला है। सूरत चेन्नई आर्थिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटक में पड़ता है उसका भी आज काम शुरू हुआ है। तो कर्नाटक को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। करीब 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं पिछली सरकारों पर उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दिनकर आनंद जुड़ गए हैं लाइव। दिनकर, कर्नाटक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है। करीब 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। पूजा, बता दूं कि नरेंद्र मोदी का एक कर्नाटक दौरा कई मायने में अहम रहा। आज पीएम ने यहां सिंचाई परियोजना, वहीं चेन्नई सूरत इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी बात की। पीएम ने 10,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर तनाव चल रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और कर्नाटक कई मायनों में बीजेपी के लिए अहम है। एक तरफ हम देखें कि बीजेपी अपना साउथ में पकड़ बढ़ाना चाह रही है, तो दूसरी तरफ अभी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कि कश्मीर से कर्नाटक तमिलनाडु से कर्नाटक होते हुए निकली और अभी कश्मीर में समापन होने वाली है। और खास करके कर्नाटक में बात करें तो जो बसवराज बोम्मई की सरकार है, इनके खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने एक नाम दे रखा है उनको कि ये भ्रष्टाचारी हैं, पे सीएम, यानी कि जैसे हम फोन पे यूज करते हैं उस तरीके से लोग कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं सीएम। इस तरीके के बीजेपी के मुख्यमंत्री पर आरोप है और कांग्रेस वहां काफी मजबूत है। इसके लिए प्रधानमंत्री का ये लगातार दूसरा दौरा है। पूजा, बिल्कुल, कर्नाटक में अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। कहीं ना कहीं इसे लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर भी देखा जा रहा है। बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर लगाया कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है। जी, पीएम ने कहा कि पिछली जितनी भी सरकारें रही है उन्होंने यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, यहाँ पे काम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे भी बीजेपी के लिए अहम चुनौती जो है वो है आपसी खेमेबंदी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक होती है 2 दिनों पहले, उसमें येदियुरप्पा जो कि पूर्व सीएम है कर्नाटक के, वो 15 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम उनको मिलता है पीएम से बात करने के लिए। पीएम उनसे 15 मिनट के लिए मिलते हैं। फिर ये अटकलें चालू होती है कि क्या अब येदियुरप्पा को बीजेपी प्लांट करेगी एज अ सीएम फेस इस चुनाव में। एक तरफ बसवराज बोम्मई के खिलाफ काफी आक्रोश है लोगों में, और तो वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि हम जाएंगे बोम्मई के साथ, लेकिन येदियुरप्पा को हम चुनाव का कमान सौंपेंगे। इसके बाद जो टिकट बंटवारे की प्रक्रिया है, इस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने कुछ मंत्रियों के, कुछ विधायकों के टिकट काटेंगी, जैसा कि उसने गुजरात में किया, जैसा कि हिमाचल में किया। कई तरीके के अटकलें और कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। पूजा, दिनकर, 2024 के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कर्नाटक दौरा कितना खास और कितना अहम रहने वाला है? पूजा, अगर 24 के लिहाज से देखें तो कर्नाटक में लोकसभा की टोटल 28 सीटें आती हैं, जिसमें 2019 के चुनाव में बात करें तो वहां पे 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस को महज 1 सीटें मिली थी। लेकिन इसके उलट अगर हम विधानसभा में बात करें तो विधानसभा में देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस आज भी कर्नाटक में काफी मजबूत है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, वहीं जेडीएस 39 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। और कांग्रेस और जेडीएस ने कोalition करके अपनी सरकार बनाई थी। बाद में 2019 में उनकी सरकार बीजेपी ने तोड़फोड़ करके गिरा दी थी। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर इस अपडेट के लिए आपका। वहीं यूपी में
एमएलसी चुनाव का शोर सुनाई देना शुरू हो गया है। इसके साथ ही चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर एक दल चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतकर 2024 के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। इसी को लेकर जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं। तो एमएलसी चुनाव प्रतिष्ठा प्रश्न और पॉलिटिक्स जारी है। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वहीं विपक्ष के लिए भी पॉलिटिक्स इस पर जमकर जारी है। किसकी निष्ठा पूरी होगी एमएलसी चुनाव को लेकर, ये तो खैर चुनाव के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बीजेपी हो चाहे अन्य विपक्षी दल, सभी एमएलसी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सभी पार्टियां जोर शोर से एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी करती नजर आ रही है। तो यूपी में एमएलसी चुनाव का शोर सुनाई देना शुरू हो गया है। इसके साथ ही चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर एक दल चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ गए हैं। प्रियम, यूपी में एमएलसी चुनाव का शोर सुनाई देना शुरू हो गया है। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कोई भी दल, सभी चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 5 सीटों पर विधान परिषद की चुनाव होना है और ऐसे में दोनों ही दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पुरजोर तरीके से इन सीटों को अपने खेमे में करने के लिए लगे हुए हैं और लगातार इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जो मतदाता हैं उनसे लगातार संपर्क साधने की कवायद की जा रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर एक मतदाता पर जो है हर एक कार्यकर्ता को पहुंचने का निर्देश दिया कि एक कार्यकर्ता एक मतदाता तक पहुंचेगा, उनको अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए जो है वो प्रेरित करेगा, उसको बताएगा, उनको कहीं ना कहीं अपनी ओर लाना, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और पूरा रोड मैप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी है जो चाहती है, चूंकि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के पास दोनों ही सदनों में बहुमत नहीं है और दोनों ही सदनों का जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि इन सीटों में जीत किया जाए ताकि जो बहुमत है वो उनके पक्ष में हो और इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की तरफ से लगातार मतदाताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक स्तर के जो स्नातक स्तर के जो मतदाता हैं उन सभी के साथ में संवाद स्थापित किया जा रहा है। तो दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई हैं और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि ये सीटें उनके खेमे में रहें। फिलहाल जो ये 5 सीटें खाली हुई, ये सभी सीटें बीजेपी की थी, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा भी भारतीय जनता पार्टी की दांव पर लगी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर चाहेगी कि इनमें से कुछ सीटें वो अपने खेमे में कर पाए और कहीं ना कहीं अगर जब इन सीटों को जीतेगी तो इन सीटों के जरिए आने वाले समय में जो चुनाव होगा उन पे भी असर इसका देखने को मिल सकता है। और इस बात को दोनों ही पार्टियां बखूबी समझती हैं, क्योंकि उससे मोरल जो है कार्यकर्ताओं का वो काफी बूस्टअप होगा। एक तरफ जहां बीजेपी ये जताने का पूरा प्रयास कर रही है कि अभी भी माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है और उनके पक्ष में है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जो पूरी आजमाइश कर रही है। बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतकर 2024 के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। इसी को लेकर जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी नेता रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। क्या कुछ बैठकें उनकी तरफ से की गई है, क्या कुछ रणनीति अब तक तैयार की गई है? देखिए, वो जो रणनीति है वो उनका इंटरनली मैटर है और वो कहीं ना कहीं उसका पूरी जो रणनीति बनाई गई है उसके तहत पूरा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बीजेपी में देखें तो लगातार इन दिनों बैठकों का दौर देखने को मिला। प्रदेश संगठन की तरफ से भी जो है 5 एमएलसी सीटों पर जो चुनाव होना है उसको लेकर बैठकें की गई और उसमें क्या कुछ रणनीति रहेगी। जब 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए तो उसके बाद उनके पक्ष में कैसे माहौल किया जाए, हर एक मतदाता तक पहुंचने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई बैठक के बाद में कि हर एक मतदाता तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और उनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कन्विंस करेगा, उनको बताएगा कि सरकार की तरफ से किस तरीके से कार्य किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो अब समाजवादी पार्टी भी इस सीटों को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, वो पूरी तरह से मैदान में है और वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि इन सीटों में अपनी पकड़ को बरकरार किया जाए और कहीं ना कहीं उसमें 1-2 सीटें भी अगर समाजवादी पार्टी निकालती है तो वो उसके लिए बेहतर होगा। और 2024 के लिहाज से ये दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को दोनों ही पार्टियां बखूबी समझती हैं, इसीलिए साफ तौर पर अगर आप देखें तो इन 5 सीटों के लिए जद्दोजहद दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। प्रियम, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए ये एमएलसी चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, सियासी उठापटक जो जारी है राज्य में, उसको लेकर एमएलसी चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि पार्टी जो विपक्ष में है वो समाजवादी पार्टी है और वो भी
पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। हर एक पूरा उसकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे उनके पक्ष में माहौल है। ऐसे में कई जो मुद्दे उठाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से बेरोजगारी को लेकर, इसके अलावा अन्य जो कई मुद्दे उठाए गए उनको लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करे। तो उन मुद्दों को घेरते हुए, उन मुद्दों का जवाब देते हुए अपने मुद्दों को लाना और अपनी बात को रखना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हालांकि तैयारियां पूरी की गई हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से दावा है कि 5 की 5 सीटें जो है वो उनके खेमे में आ रही हैं। जो जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है और जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन 30 तारीख को जब मतदान होगा इन 5 सीटों के लिए, तब देखना होगा कि उसके बाद तस्वीर क्या कुछ उभर के आती है। और जब पूरी तरह से अगर सीटों पर मतदान होगा, उसके बाद जो मतगणना होगी उसमें देखना होगा किसके खेमे में जो है ये सीटें जाती हैं। बिल्कुल प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम कई बड़े फैसले लिए उन्होंने। बैठक के दौरान सीएम ने कहा, जोशीमठ में धंसाव के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। साथ ही जोशीमठ के भूधंसाव क्षेत्र के अध्ययन की फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रीटमेंट के काम में तेजी से सुनिश्चित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएं। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा, जिलाधिकारी चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट जल्द भेजे। आपको बता दें, बैठक में तय किया गया कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जिन लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनको सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएंगी। जोशीमठ के भूधंसाव प्रभावित क्षेत्र के 258 परिवारों को राहत शिविर में ठहराया गया है और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जोशीमठ आपदा को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, सीएम धामी ने जोशीमठ आपदा को लेकर समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जोशीमठ आपदा से प्रभावित हुए परिवारों के लिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से कल देर शाम लौटने के बाद आज सचिवालय में जोशीमठ आपदा में जो राहत और बचाव के काम चल रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा बैठक यहां पर की है। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रभावित जो जनता है उनके हितों का ध्यान रखते हुए उनके लिए जो जरूरी कदम है उन जरूरी कदमों को उठाने के लिए राहत बचाव के कामों में तत्परता लाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। इसके अलावा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जोशीमठ शहर को फिर से बसाना है, यानी नया जोशीमठ जब शहर बसाना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो सर्वे की जो रिपोर्टें हैं वो रिपोर्टें जल्द से जल्द सरकार के पास आ सके। सरकार उनके आने वाले जो दिशा ये कह सकते हैं आने वाली जो रणनीति है या जो नया प्लान होगा ट्रीटमेंट का उस पर काम करने की अपनी तैयारी यहाँ पर कर सके। उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो जांच टीमें हैं उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करने का काम करें ताकि उन रिपोर्टों के आधार पर फिर से जोशीमठ शहर के ऊपर जो आपदा आई है उस आपदा का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ जनता को आश्वस्त किया है कि उनके लिए सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई नजर है और जो पुनर्स्थापन के जो काम वहां पर होने हैं, जो विस्थापन से जुड़े हुए जो काम होने हैं उसमें भी आम जनता का सुझाव जरूर वहां पर लिया जाएगा। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया उस कमेटी में जनता से सुझाव मांगे गए कि किस प्रकार से जोशीमठ में प्रभावितों को राहत बचाव के काम दिए जा सकते हैं, उनके जो दुख दर्द है उनको कैसे दूर किया जा सकता है। और जो के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, तो केंद्र की तरफ से मदद का क्या कुछ आश्वासन मिला है पुष्कर सिंह धामी को? बिल्कुल, राज्य सरकार लगातार आपदा से हुए नुकसान का आंकलन यहाँ पर कर रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से गृह मंत्री को जोशीमठ के जो हालात हैं उन हालातों से अवगत कराने का काम यहाँ पर किया गया था। सीधे तौर पर कहें तो मुख्यमंत्री ने और हर उस आशंका को व्यक्त करने का काम यहाँ पर किया है या उस रणनीति को बताने का काम किया जिस पर राज्य सरकार आगे चलकर जोशीमठ की जो प्रभावित जो जनता है उनको राहत यहाँ पर पहुँचा सकती है। ऐसे में अब सरकार को इंतजार है कि जो सर्वे की जो रिपोर्ट यहाँ पर आएंगी उन रिपोर्ट के आधार पर नुकसान का आंकलन यहाँ पर किया जाएगा। जैसे ही आंकलन पूर्ण हो पाएगा उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से एक राहत पैकेज की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी और केंद्र की तरफ से भी पूरा भरोसा राज्य को यहाँ पर दिया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की तरफ से जो मदद राज्य को चाहिए होगी उस मदद को हर संभव देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो कह सकता है कि केंद्र की तरफ से सकारात्मक रुख यहाँ पर देखने को मिला। अब राज्य सरकार को इंतजार है कि जो नुकसान के जो आंकलन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे कितना नुकसान होना है यहाँ पर बताया जाता है। जी
अभय विस्थापित लोगों की अगर बात की जाए, परिवारों की बात की जाए, उनको फिलहाल क्या कुछ आर्थिक मदद दी जा रही है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि 250 से ज़्यादा परिवार सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर शिफ्ट कर लिए गए हैं। यानी जोशीमठ के जो 9 वार्ड थे, जिन 9 वार्डों में से 4 वार्डों को पूरी तरीके से असुरक्षित यहाँ पर बताया गया, उन वार्डों को पूरा खाली कराने का काम यहाँ पर किया गया है। वहाँ पर भवनों का ध्वस्तीकरण कार्रवाई, लेकिन जो परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए, उनके लिए ये कह सकते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था से लेकर जो राहत स्वास्थ्य के जो कैंप है वो वहाँ पर लगाए गए। इसके अलावा जिन लोगों के आवास नज़दीक है, उनके आवासों से सामान शिफ्ट करने के लिए भी ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक आर्थिक मदद की घोषणा वहाँ पर की गई है। 1.5 लाख रुपए पर परिवार को देने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, ताकि वो तत्काल रूप से अपने सामान को शिफ्ट कर सके, ऐसी सुरक्षित जगहों पर जा सके जहां पर उनके ऊपर कोई खतरा न मंडराता हो। और इसके अलावा उसके बाद जो अस्थायी आवास जो उनके लिए तैयार होने हैं, उसकी भी प्रक्रिया शुरू जिला प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। और लगातार कोशिश यही है कि जो प्रभावित जो जनता है उनको राहत पहुंचाई जा सके, उनके जो दुख दर्द है उनको कम किया जा सके। सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे राहत पहुंचाई जाती है प्रभावित परिवारों को? बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ट्रायल जज ने रिपोर्ट में बताया था कि मामले का ट्रायल पूरा होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा और मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो 1 साल से जेल में हैं। एक बार जमानत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ट्रायल को 5 साल से ज्यादा लगेंगे, उनको जमानत दी जानी चाहिए। तो आशीष मिश्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता राम जी लाइव हैं। राम, आशीष मिश्रा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से एक अहम फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर निगाहें लगी हुई थी, जिस तरीके से पूजा बिल्कुल बता दें, वही सुप्रीम कोर्ट है जिस कोर्ट ने ही एक फटकार लगाई। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू को जमानत दे दी थी। जमानत के बाद जो किसान पक्ष के जो वकील हैं, किसान पक्ष के लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। उसी गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लगाई थी कि जिस तरीके से जमानत और किसान पक्ष के वकील का कहना था कि अगर आशीष मिश्रा मोनू की अगर रिहाई हो जाती, जमानत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो किसान पक्ष के जो गवाह हैं उनके ऊपर हमले का डर है। कई हमले ऐसे हुए थे जिनको भी लेके किसान के पक्ष के वकील और लोगों ने आरोप लगाया था। पूजा जी राम, पिछली सुनवाई में कहा गया था, ट्रायल जज ने कहा था कि रिपोर्ट में बताया कि मामले का ट्रायल पूरा होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। और इस दौरान आशीष मिश्रा की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो 1 साल से जेल में है और एक बार भी उनको जमानत नहीं मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत याचिका खारिज कर दी है। क्या कुछ आज की सुनवाई के दौरान देखने को मिला? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से जो सुनवाई हुई, सुनवाई में जो फैसला आया तो सुरक्षित रख लिया गया है। उसकी एक अगली नई डेट आएगी, नई डेट पे फैसला को सुनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मुकुल रोहतगी जो वकील है, जो किसान माफ करिएगा, जो आशीष मिश्रा मोनू के वकील हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहस हुई है, जिस बहस के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, फैसले को सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित रखने के बाद जो फैसला आएगा उसकी एक नई डेट होगी, नई डेट पे फैसला सुनाया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए जो किसान पक्ष के वकील हैं, उनका भी एक दलील है जिस तरीके से कि आशीष मिश्रा की अगर जमानत हो जाती है। देखना होगा राम की अगली तारीख पर आशीष मिश्रा को राहत मिलती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।